सारा से तिलहार, अरे पहले मनायो सारा। स्वागत करते हुए आज मैं YPP एवं एक पोटली रेत की इस बैनर तले सोहबत सितारों के संग की अगली यात्रा में आपको साथ लिए चलता हूँ। एक ऐसा सपना कि सारी दुनिया हरी भरी रहे, शांति के साथ रहे, यही कल्पना करते हैं। और मैं आज मुझे कुछ अपने लोक जीवन के कुछ लाइनें याद आती हैं कि यह धरती हरी भरी रहनी चाहिए। इस धरती में अगर हरा भरा रहना है तो लड़ने मरने से कुछ होगा नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी धरती को अगर सुकून भरी बनाना चाहते हैं तो आपस में शांत और सद्भावना के साथ चीज़ों को आगे ले जाएं। मैं आज ऐसे एक अनुभव को आपके साथ रखना चाह रहा हूँ जो किसी एक लेखक ने लिखे हैं और इसको अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने, कि किसी आदमी की इंसानियत का सही अंदाज़ा लगाने के लिए उसे एक लंबे अरसे तक जांचना परखना जरूरी है। अगर कोई फल की इच्छा करे बगैर दूसरों की भलाई में लगा हो तो उसे अच्छा और क्या हो सकता है। जिस इंसान की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ उसने तो अपनी मेहनत और लगन से इस धरती की तस्वीर ही बदल डाली है। बात दरअसल काफ़ी पुरानी है। आज से करीब 40 साल पहले जब मैं फौज में भर्ती हुआ था, साल भर की ट्रेनिंग के बाद मुझे 15 दिन की छुट्टी मिली। छुट्टी में घर जाने के बजाय मैंने घुमक्कड़ी की सोची, अपने फौजी थैले में कुछ खाने पीने का सामान रखा, पानी की बोतल रखी और सैर करने के लिए निकल गया। जिस इलाके से मैं गुजर रहा था मैं उस इलाके को पहले कभी नहीं जानता था। एकदम बंजर, काले पीले कंटीली झाड़ियों वाला जंगल, घास फूस भी, सूखी भी घास का इलाका, कुछ नहीं उग रहा था। मुझे अब इस इलाके में चलते चलते 2 दिन हो गए थे। ये काफ़ी वीरान इलाका था, एकदम सन्नाटा, जहाँ मुझे देखकर लगा कि आसपास कोई कुआं या पानी सोचा जरूर होगा। थोड़ा बहुत ढूंढने पर एक नाला दिखाई दिया। मेरा पानी खत्म हो गया था और प्यास से मेरा गला चटक रहा था। गांव के एक कोने में एक टूटा हुआ मंदिर भी दिखाई दिया। अब कोई रहता नहीं था। जून का महीना था। सूरज की गर्मी से जमीन तप रही थी। तेज हवा के झोंके धूल के बवंडर उड़ा रहे थे। इस उदासी भरे माहौल को मैं ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने एक सकरी पगडंडी पकड़ी और आगे बढ़ा। 5 घंटे चलते रहने के बाद मुझे एक पानी नहीं मिला। अब तो मैं पानी की उम्मीद भी खो बैठा। मेरे चारों तरफ सूखी मिट्टी, उगी हुई कंटीली झाड़ियाँ और सन्नाटे में मुझे कुछ काली परछाई सी दिखती थी। दूर जैसे वह पेड़ जैसा लगता था। मैं उस ओर चल पड़ा। मैं नज़दीक पहुंचा तो मुझे एक गडरिया दिखा। उसके आसपास पकी मिट्टी में 30 भेड़ें बैठी हुई। उसने लौकी की तुम्बी में से पानी निकाला और मुझे पिलाया। कुछ देर बाद वो मुझे अपने घर ले गया। वो गहरे प्राकृतिक कुएं में से पानी खींचता था। इतनी गहराई से पानी खींचने के लिए उसने घिरनियाँ और रस्सियों का एक जुगाड़ बनाया था। बहुत कम बोलता था, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वह एकदम अकेला था। उसके साथ बोलने वाला कोई नहीं, पर उसके आत्मविश्वास को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अपने काम में मुस्तैद। घर में सारी चीज़ें करीने से, कायदे से सजी हुई थी। बर्तन मजे हुए, धुले, साफ सुथरे, फर्श से एकदम साफ। एक कोने में धारदार कुल्हाड़ी रखी थी। चूल्हे की धीमी आंच, पतीली चढ़ी हुई, खिचड़ी पक रही थी। उसने मुस्तैदी से अपने कोट का पैबंद लगाया और वह जो नज़र नहीं आता उसने खिचड़ी मुझे भी खिलाई। खाने के बाद हम लोगों ने सिगरेट जलाई, उसे भी दी। उसका एक झबरीला कुत्ता था, पर वह भी अपने मालिक की तरह ही चुपचाप रहता था। पहली रात ऐसे लगा जैसे मुझे उसके साथ ठहरने की मंजूरी मिल गई, क्योंकि अगला गांव करीब 1.5 किलोमीटर 1.5 दिन की दूरी पर था।
बस्तियां आपस में कच्ची सड़कों से जुड़ी थी। इन बस्तियों में रहने वाले लोग लकड़ी के कोयला बनाने का धंधा करते थे। टीलों पर हरदम धूल भरी आंधी नाचा करती थी। कोयले के धंधे में कोई ज्यादा फायदा नहीं। कर्ज, बीमारी, अन्न, उपजाऊ जमीन के कारण कोयला का धंधा करने वाले परिवार भी तिल तिल करके मर रहे थे। खाने के बाद गडरिया ने एक छोटा सा थैला उठाया और उसके सारे बीज मेज पर उडेल दिए। फिर वह बहुत ध्यान से उनकी जांच परख करने लगा। वो एक बीज को उठाता, उसे गौर से देखता और उसके बाद उसमें से अच्छे बीजों को छांट कर एक तरफ करता। मैंने सिगरेट का एक कस खींचा। सोचा कि मैं बीज छटाई के काम में गडरिया की कुछ मदद करूं, पर उसने मना कर दिया। बीजों को छांटने के बाद वह उसमें से अच्छे बीजों की 10 की ढेरी बनाने लगा। ढेरी बनाते वक्त वो बीजों का बहुत बारीकी से मुआयना करता। उनमें से थोड़ी सी भी दागी चटके हुए बीजों को वो अलग रख देता। न जाने क्यों इस इंसान ने मुझे बड़ी राहत दी और उसके साथ रहने का एक बहुत बड़ा शांति, सुकून का एहसास हो रहा था। अगले दिन सुबह उसने पूछा, यहाँ एक दिन और आराम कर सकता हूँ? उसने सहज ही इसकी इजाज़त दे दी। उसके बाद वह अपने काम में व्यस्त हो गया। सबसे पहले उसने उन छटे हुए बीजों को एक पानी के बर्तन में भिगो दिया। फिर उसने भेड़ों की बाड़ खोली और उन्हें चारागाह की ओर ले चला। मैं देखते रहा। गडरी के हाथ में लकड़ी के बजाय एक 5 फुट लंबी लोहे की छड़ थी। छड़ मेरे अंगूठे के बराबर मोटी थी। मैं चुपके चुपके गडरिये के पीछे हो लिया। भेड़ों का चारागाह नीचे घाटी में था। वह अपने रास्ते चला क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को नहीं। इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। वो लगभग 100 गज की दूरी पर एक टीले पर चढ़ा। वहाँ उसने लोहे की छड़ से मिट्टी को खोदा, एक गड्ढा बनाया, उन बीजों को उन छेदों में भर दिया। ऐसा कि वो बीज बो रहा था। मैंने उससे पूछा कि यह जमीन उसकी अपनी जायदाद है? उसने कहा नहीं। यह जमीन किसकी है? मालूम यह गांव की सामूहिक जमीन है और जमीन का मालिक कौन है यह भी उसे कोई रुचि नहीं थी। खाने के बाद उसने दोबारा से अपने बीज को बोने का काम शुरू किया। यह सब उस इंसान की उम्र के बारे में अटकलें लगाने में लगा कि वह निश्चित रूप से 50 वर्ष से ऊपर का होगा। और उसने खुद बताया कि वो बचपन साथ रहा। एक समय तराई के निचले क्षेत्रों में उसकी खेती बाड़ी थी, पर इसको गहरा सदमा पहुंचा जब उसकी इकलौते लड़के और पत्नी की मृत्यु हो गई। इससे पहले तभी एकांतवास के लिए वो अपने कुत्ते और भेड़ों के साथ यहाँ चला आया। उसका मानना था कि पेड़ों के बगैर जमीन धीरे धीरे मर रही है, क्योंकि उसके जिम्मे और कोई जरूरी काम नहीं था। इसलिए उसने खराब जमीन की हालत को सुधारने की ठानी और मैं उसके मर्म को समझ पाया। मैं उस समय नादान था। मैंने उससे कहा कि अगले 30 वर्षों में मैं उसके लगाए या 10,000 पेड़ एक घने और सुंदर जंगल का रूप ले लेंगे। उसने मेरे प्रश्न के उत्तर में एक सरल सा जवाब दिया। उसने कहा, अगर भगवान ने लंबी उम्र बख्शी तो वह अगले 30 सालों में से ज़्यादा पेड़ लगाएगा और 10,000 पेड़ तो समुद्र की एक बूंद जितने नजर आएंगे। इसके अलावा वह फलदार पेड़ों के बीज अंकुरण के बारे में प्रयोग कर रहा है। अगले दिन मैं वहाँ से निकल पड़ा। अगले वर्ष 1914 का पहला महायुद्ध शुरू हो गया। मेरी फौज की टुकड़ी इस जंग में 5 साल तक लड़ती रही। फौजी सिपाही की हैसियत से लड़ाई के दौरान मुझे पेड़ों के बारे में सोचने तक की फुर्सत नहीं मिली। लड़ाई के खत्म होने के बाद मुझे एक लंबी छुट्टी मिली और साथ में एक अच्छी खासी रकम भी। मैंने सोचा क्यों न सैर सपाटा किया जाए। इसी उद्देश्य से मैं एक दफ़ा फिर उसी वीरान इलाके में घूमत कड़ी किए। कोई खास बदलाव नहीं था, परंतु उस खंडहर हुए गांव में जब मैं पहुंचा तो मुझे दूर दराज की पहाड़ियों पर एक धुंध सी नजर आई। अब जैसे जैसे मैं उस गडरिये के घर के नजदीक पहुंचा, उसकी याद उतनी ही तरोताजा होती गई। मैं कल्पना कर रहा था कि वो 10,000 पेड़ अब कितने बड़े हो गए। मैंने तमाम लोगों को जंग के दौरान मरते देखा। अगर कोई कहता है कि वो गडरिया मर चुका है तो इस बात को मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। भला 50 साल का बूढ़ा मरने के अलावा और कर भी क्या सकता है। गडरिया मरा नहीं, वो केवल जिंदा था, पर एकदम भला चंगा था। उसके काम में थोड़ी बदल जरूर आई थी। उसके पास केवल 4 भेड़ें थी, परंतु 100 मधुमक्खियों के छत्ते थे। उसने अपनी भेड़ों को बेच दिया। उसे डर था कि कहीं भेड़ें उसके नए पौधों को खा न जाए। भीषण लड़ाई से एकदम बेखबर था। लगातार बीज बो रहा था और पेड़ लगा रहा था। 1910 में लगाए पेड़ अब इतने ऊंचे हो गए थे कि उसके सामने हम दोनों बौने जैसे लग रहे थे।
ये हरे लहलहाते पेड़ों का दृश्य बस देखते ही बनता था। इस असाधारण बदलाव का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। वह दुनिया में हो रहा हलचल से एकदम बेखबर अपने सपनों को साकार कर रहा था। हवा में लहलहाते चीड़ के असंख्य पेड़ों इस बात के मूक गवाह थे। इस बंजर जमीन में पेड़ों के लगने से एक नई जान आई। उसके पास यह सब देखने के लिए वक्त ही कहा। हवा भी बीजों को दूर दूर तक फैला रही थी। पानी के दोबारा बहने से नालों के किनारे अनेकों प्रकार के पौधे और घासें उगाई, पर यह सब बदल रही थी धीमी और प्राकृतिक गति से हुई थी। मानने में कोई अचरज नहीं लगता। 1933 में पहली बार एक फॉरेस्ट रेंजर भूले भटके उस तक पहुंचा। रेंजर ने उसे उस आदेश से अवगत कराया जिसमें जंगल के आसपास किसी तरह की बीड़ी, सिगरेट या आग जलाने पर पाबंदी लगा दी गई। सरकारी जंगल को खतरा था। इस रेंजर ने उस जंगल को खुद ब खुद उगते देखा, स्वयं भी आश्चर्य प्रकट किया। इस समय वह गडरिया अपने घर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर कुछ चीड़ के पेड़ लगाने की सोच रहा था। इतनी दूर रोज आने जाने के बजाय उसने उसी स्थान पर अपना घर बनाने की सोची। अगले साल वह नए मकान में चला जाएगा। 1935 में उस प्राकृतिक जंगल का मुआयना करने एक बड़ा सरकारी दल आया। वन विभाग के तमाम अफसर शामिल थे। उन्होंने तमाम बेमतलब की बातें करी। उनकी निरर्थक बातों से और तो कोई लाभ नहीं हुआ, पर इतना अवश्य हुआ कि सारा जंगल सुरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इस जंगल की सुंदरता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। शायद उसी खूबसूरती की वजह से सरकारी अफसरों का दिल भी पिघल गया। मुआयने के लिए आए दल में मेरा एक मित्र भी था। जब मैंने उनसे जंगल का सही रहस्य बताया तो वह आश्चर्यचकित रहे। वह यूं ही मेरा दोस्त नहीं बन गया। वह एक अच्छा इंसान था और भले काम की इज्जत करता था। जो खाना मैं अपने साथ लाया था उसे हम तीनों ने एक साथ मिलकर खाया। इसके बाद हम कई घंटों तक उस खूबसूरत जंगल को निहारते रहे। जिस दिशा से हम आए थे उस पहाड़ी के ढलान पर लगे पेड़ अब 20-25 फुट ऊंचे हो चुके थे। मुझे साफ याद है कि 1913 में यह जमीन एकदम बंजर बेजान थी। मानसिक शांति, कड़ी मेहनत, पहाड़ों की स्वच्छ हवा और एक सात्विक जीवन ने उस गडरिये को उम्दा सेहत बख्शी। जाने से पहले मेरे मित्र ने मिट्टी को जांच कर कुछ खास किस्म के पेड़ों को लगाने का सुझाव दिया, लेकिन उसने अपने इस सुझाव पर बहुत जोर नहीं दिया। बाद में उसने मुझे कहा, मेरे आग्रह न करने के पीछे एक अच्छा कारण है। वह गडरिया पेड़ों के बारे में मुझसे कहीं अधिक जानता है। कोई घंटा भर चलने के बाद मेरे अफसर दोस्त ने मुझे फिर कहा, वो आदमी शायद पेड़ों के विषय में दुनिया में सबसे अधिक जानता है। 1934 में अवश्य इस सुरक्षा के काम में कुछ बाधा आई। रेल की लाइन बिछाने के लिए लकड़ी के स्लीपरों की बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ी। इस इलाके में रेल स्टेशन, पक्की सड़कें पहुंच से इतनी दूर थी। पेड़ों जंगल का कटना बंद हो गया। गडरिये को इस पूरी घटना का कोई आभास भी न था। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर शांत भाव से पेड़ लगाने के काम में व्यस्त था। दूसरे महायुद्ध को भी उसने इसी तरह नजरअंदाज किया। जून 45 में मुझे उस बूढ़े गडरिये से आखिरी बार मिलने का मौका मिला। उस समय उसकी उम्र करीब 86 वर्ष की हुई। इस बीच वहाँ काफ़ी परिवर्तन आया था। इस बियावान सड़क पर जब मैंने बस को चलते देखा तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैं बस से उतरकर गांव की ओर पैदल ही चला। मुझे साफ याद है कि 1913 में उस गांव में 10-12 टूटे फूटे मकान में केवल 3 ही लोग रहते थे। गर्मी और गरीबी के कारण वह बेहाल थे। उनकी हालत आदमी की बहसियों जैसी थी, पर अब सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। हवा में अच्छी खुशबू थी। गर्म लू के थपेड़ों के बजाय अब हवा में कुछ नमी थी। एक और मुझे पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब मैंने पाया कि वहाँ एक छोटे तालाब में फव्वारा चल रहा है। गांव को देखकर ऐसा लगता था जैसे वहाँ के लोगों का एक उज्जवल नया विश्वास जगा है। उसमें एक नई आशा जगी है। खंडहरों को हटाकर 5 घरों की मरम्मत कर पुख्ता बनाया गया था। गांव में अब 28 लोग रहते हैं, जिनमें 4 दंपति भी शामिल हैं। महायुद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, इस कारण जनजीवन अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया था। पहाड़ी की निचली ढाल पर मैंने जौ और बाजरे के खेत देखे। सकरी घाटी में नमी अधिक थी, वहाँ हरियाली उगाई थी। केवल 8 वर्षों में ही यह इलाका हरा भरा हो गया, खुशहाल हो गया। 1913 में जो मुझे खंडहर दिखे थे वहाँ भरे भरे खेत थे। अब मैं सोचता हूँ कि अब यह खुशहाली एक अकेले आदमी के दिल और हाथों से संपन्न हुई तो मैं नतमस्तक हो जाता हूँ।
एक साधारण से इंसान ने अकेले ही उस बंजर भूमि को आबाद किया था। जब मैं यह सोचता हूँ तो तमाम मुश्किलों के बावजूद इंसानियत से मेरा विश्वास और बढ़ जाता है, बुलंद हो जाता है। इंसानियत में उस अनपढ़ में महान आत्मा के जीवन से मैंने केवल एक ही सबक सीखा कि अगर इंसान चाहे तो धरती पर रहकर वह भी भगवान जैसा परोपकार कर सकता है। 1947 में एक पेड़ के नीचे इस गडरिये की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। उसको नमन। मैं मैं आप सब लोगों को इस अनंत उत्कंठा और इस अद्भुत जिज्ञासा, इस प्रतिबद्धता के साथ जिस वीरान बंजर जगह को उस गडरिये ने जीवन दिया है, उसको नमन करते हुए मैं YPP एवं एक पुतली रेत की इस चैनल को आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसे लाइक कीजिए, इसके बेल आइकन को दबाइए और लोगों को शेयर कीजिए और इस प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाइए और इस भावना को, कि जिस भावना के साथ हम आज इन जंगलों को बचाने की बात करते हैं, प्रकृति को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, उसे और हम सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़ाने की बात करें, उसको संरक्षित करने की बात करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। से तिला